नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूँ सीमा शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल और की सीरीज़ जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बाबर को देखने वाले हैं और उसके बाद इसी तरह से हुमायूं और आपके अकबर वगैरह पढ़ते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बाबर की, तो इसके अति महत्वपूर्ण तथ्य हम देखने वाले हैं। पूरा डिटेल में जो है हम नहीं जाएंगे। जो महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं वो सभी महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा के हिसाब से लिए गए हैं। इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए अंत तक आप जो है वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर मित्रों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते प्राप्त होती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं मुगल काल में बाबर को। देखिए, अगर हम बाबर की बात करें तो जो इनका जन्म हुआ है वो फरगना में हुआ है 14 फरवरी 1483 को। ठीक है, 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म होता है। ट्रांस जो आक्सियाना है वहाँ पर। ठीक है, पूरा नाम अगर देखिए तो इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो फरगना में कहाँ पर होता है, छोटी सी एक रियासत होती है फरगना, कहाँ की, ट्रांस आक्सियाना की। यहाँ 1483 में इनका जन्म होता है। इनके पिता की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम होता है उमर शेख मिर्जा। मिर्जा इनके पिता की उपाधि होती है जो शुरू से चली आ रही है। तैमूर लंग के ये वंशज होते हैं। किसके वंशज होते हैं? तैमूर लंग के वंशज होते हैं बाबर की तरफ से। ठीक है, और ये आपके 14वां वंशज होता है इनका पिता। ठीक है, माता की तरफ से तो चंगेज खान की तो 14वें वंशज होते हैं और तैमूर की तरफ से ये 5वें वंशज होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आप मान लीजिए तुर्कों और मंगोलों दोनों की ये संतान थी। ठीक है, और इनका जो वंश था वो था आपके चगताई वंश। चगताई वंश था इनका, क्योंकि ये चंगेज खान के दूसरे पुत्र माने जाते थे, इसीलिए चगताई वंश जो है बाबर का था। 11 साल की छोटी सी उम्र में क्या होता है, इनके पिता की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये 1499 में अपने पिता की मौत के बाद ट्रांस आक्सियाना के फरगना के छोटे से राज्य की जो गद्दी होती है इसको प्राप्त करते हैं। कुतलुग निगार खानम जो होती है वो चंगेज खान की वंशज होती है, जो कि इनकी माता होती है। दरअसल क्या होता है कि 1507 में ये पातशाह या बादशाह की उपाधि धारण करते हैं, मिर्जा की उपाधि छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि 1504 ईस्वी में ये काबुल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और अब इनको लगता है कि अब मुझे एक बादशाह की तरह पेश आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, बादशाह की उपाधि जो है ये धारण कर लेते हैं। आगे देखिए, तुजुके बाबरी जो थी, जो कि आत्मकथा थी किसकी? बाबर की, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो उसमें इन्होंने लिखा है कि जो पंजाब के सूबेदार थे दौलत खां लोधी, उसने भारत पर आक्रमण के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। मतलब बाबर को आमंत्रित किया गया था राणा सांगा की तरफ से और दौलत खां लोधी की तरफ से कि आप दिल्ली की जो गद्दी है उस पर आकर बैठें। ठीक है, तो इन्होंने इसमें ये बात लिखी है। आगे देखिए, तुजुके बाबरी जो थी वो तुर्की से फारसी भाषा में अनुवाद की गई। किसके द्वारा? तो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? दरबारी कवि था अकबर का और मित्र भी था उनका। तो तुर्की से फारसी में कन्वर्ट किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने, और जो बेवरीज हैं उन्होंने इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट किया है बाबरी, जो तुजुके बाबरी है इसको। ठीक है, 1519 ईस्वी में क्या होता है, ये बाजौर पर आक्रमण करते हैं और जो भेरी आपके किला है, ठीक है, भेरा का किला, उसको जीत लेते हैं, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में। तो भेरा का किला जीतते हैं और पहली बार तोपों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बाजौर पर जब आक्रमण करते हैं तो ये किसका यूज़ करते हैं? ये तोपों का इस्तेमाल करते हैं। पहली बार बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। 1524 में लाहौर और दीपालपुर को ये जीत लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए, अगर भारत की बात की जाए और ये उत्तर पश्चिम एरिया है, यहाँ पर ही जो है आपके बाबर क्यों
आक्रमण कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ये तैमूर लंग के वंशज थे और तैमूर लंग जो है उसने भारत के पंजाब प्रांत को अपने अधिकार में कर रखा था। पहले जब तैमूर लंग आया था तो उसने पंजाब प्रांत को जीता था, तो बाबर को ऐसा लगता था कि पंजाब जो है, पंजाब का एरिया वो किसके अधिकार में है, मेरे अधिकार में होना चाहिए क्योंकि मैं तैमूर का वंशज हूँ। तो इसीलिए ये क्या करता है, आपके पंजाब के एरिए को जीतता है, लाहौर को जीतता है, दीपालपुर को जीतता है और ये आपके जो बाजौर है उसको जीतता है। तो इसी उत्तर पश्चिम वाले एरिए को ये जीतना शुरू कर देता है। उसके बाद देखिए इसकी जो जीवनी है तुझके बाबरी, उसमें इसने लिखा है कि जो राजा कृष्णदेव राय था दक्षिण भारत का विजयनगर का शासक, वो क्या था, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये बात उसने जो है आपने ग्रंथ में लिखी है तुझके बाबरी में। बाबर ने उज्बेकों से तुलुगुमा युद्ध पद्धति सीखी। देखिए दरअसल क्या था, ये बार बार जो है उज्बेकों, देखिए बाबर का क्या है, भारत पर आक्रमण जो है मध्य एशिया में शक्तिशाली जो उज्बेक होते हैं उनसे बार बार पराजय होती रहती है। जो शक्तिशाली सफजी वंश होता है, उस्मानी वंश होता है, उससे भी ये हारता रहता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है। तो ये एक वजह ये भी थी बाबर की कि बाबर जो है इस एरिया की तरफ बढ़ा, न कि इस एरिया की तरफ, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, बार बार उज्बेकों से ये हारता था। तो जब ये हार रहा था उस दौरान ये देखिए इसने क्या कुछ सीखा। जब ये छोटा था, क्योंकि 11 साल की उम्र में आपको पता है इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, बाद में ये अपने चाचा के पास चला जाता है। तो ये जो उज्बेक थे उससे इसने तुलुगुमा युद्ध पद्धति सीखी, ईरानियों के पास गया, वहाँ से बंदूकों का प्रयोग सीखा, तुर्कों के पास गया, वहाँ से इसने जो भागते हुए दौड़ते हुए जो घोड़े हैं उनको किस प्रकार से कंट्रोल में किया जाए वो भी इसने सीखा, किससे, तुर्कों से। और कुस्तुनतुनिया जो है वहाँ पे ये गया और इसने तोप खाने का या आप कह लीजिए विस्फोट शास्त्र जो है उसका अध्ययन किया, उसका प्रयोग सीखा। ठीक है आगे देखिए, बाबर ने राणा सांगा की पत्नी को धर्मपुत्री बनाया था। देखिए जब इसकी जो जीवनी है उसमें ये बात लिखी गई है कि राणा सांगा ने और जो पंजाब का सूबेदार है दौलत खां लोधी, उसने मुझे आमंत्रित किया था। तो कहने का मतलब है ये जो है पहले इनके जो है फ्रेंड थे, तो इनकी जो पत्नी थी कौन, कर्मावती, वो क्या है उसको बाबर अपनी पुत्री के रूप में धर्मपुत्री बना लेता है। उस हिसाब से हुमायूं की क्या लगी, कर्मवती बहन लगी। ठीक है, इसीलिए कर्मवती क्या करती है, जब गुजरात का आक्रमण होता है चित्तौड़ पर, जब राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो हुमायूं को राखी भेजती है और उससे सहायता मांगती है, लेकिन समय पर जो है हुमायूं पहुंच नहीं पाता और सहायता मिल नहीं पाती। ठीक है, तो बाद में जो है जौहर की समस्या आ जाती है। आगे देखिए, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई, 1530 में 26 दिसंबर को। तो थोड़ा टाइम पीरियड ही ये रहा है, क्योंकि पहले तो ये बयाना के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में और खानवा के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, इसमें ही उलझता रहा। मतलब ये गद्दी का जो है, गद्दी का जो आनंद है वो प्राप्त नहीं कर पाया अपने जीवन में। ठीक है, तो देखिए बाबर को दफनाया गया सबसे पहले कहाँ पर, आगरा के आराम बाग में। आराम बाग का ही दूसरा नाम था नूर अफगान। तो इसकी दिली इच्छा ये थी, इसने अपनी तुझके बाबरी में लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो इसकी जो इच्छा होती है उसको कौन पूरा करता है, अकबर पूरा करता है। अपने दादाजी की इच्छा को काबुल में क्या करता है, अकबर वहाँ पर मकबरा बनवाता है और बाबर की जो डेड बॉडी है उसको वहाँ पर दफनाता है। देखिए बाबर की जो कविताएं हैं वो मुबैयान जो शैली है, पद्य शैली इसमें लिखी गई है फारसी भाषा में। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मुबैयान नामक पद्य शैली है उसका जन्मदाता कौन था, तो वो बाबर था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बाबर ने शाहरुख व बाबरी नाम के सिक्के चलाए। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, शाहरुख नाम के सिक्के किसने चलवाए थे, तो बाबर ने चलवाए थे। बाबरी नाम के सिक्के भी बाबर ने चलवाए थे। देखिए बाबर ने एक नई शैली रिसाल ए उसज की रचना की। रिसाल ए उसज दरअसल थी क्या, ये मुस्लिम कानून की किताब थी जिसको खत ए बाबरी भी कहा जाता है, खत ए बाबरी। इसके अंतर्गत मुस्लिम कानून जो है उसके बारे में इसने लिखा था। गज ए बाबरी का निर्माता कौन था, तो वो भी कौन था, बाबर था। देखिए गज ए बाबरी है क्या, देखिए सड़क नापने के लिए इसने इजाद की थी, किसने, आपके बाबर ने। हुमायूं नामा की रचना की गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी, बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी और इसने हुमायूं नामा की रचना की।
देखिए आगे अगर इनके संत की बात करें कि संत को मानते थे, तो ये सूफी ख्वाजा थे उबैदुल्ला अहरार, इसके अनुयायी थे कौन? बाबर। तो ये जो अहरार था ये कौन से सिलसिले से बिलोंग करता था? ये नक्शबंदी जो सिलसिला है इसका संत था, ठीक है। नक्शबंदी जो सिलसिला है, जैसे आप ख्वाजा ये आपके चिश्ती संप्रदाय की बात करें, उसी प्रकार से सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी, तो उसका जो था वो बाबर क्या था? अनुयायी था, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का। बाबर ने 15वीं सदी में पोलो खेल को लोकप्रिय बनाया, ये खुद खेलता था पोलो, और बाबर ने 15वीं सदी में पोलो को लोकप्रिय बना दिया था, खासतौर पे भारत में। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ है वो हुआ है 1526 में, 21 अप्रैल वाले दिन हुआ है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी में और बाबर में, और बाबर की इस युद्ध में हो जाती है जीत। उसकी वजह क्या होता है कि पहली बार भारत में प्रयोग किया जाता है तोपखाने का, तुलुगुमा युद्ध पद्धति का। इसकी वजह से जो है ये युद्ध जीत जाता है पानीपत का 1526 में। देखिए पानीपत का जो ये युद्ध जीता है, इसमें तोपखाने को देखने वाले या तोपखाने का नेतृत्व करने वाले थे मशहूर निशानची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उस्ताद निशानची आपके निशानची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान तोपखाने के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। और इस युद्ध में काबुल, जब ये युद्ध जीत जाते हैं तो ये काबुल में जाते हैं और हर घर में एक चांदी का सिक्का इनकी तरफ से बंटवाया जाता है, जिसकी वजह से जो काबुल वाले हैं इनको उपाधि देते हैं कलंदर की, ठीक है। तो पानीपत के पहले युद्ध के दौरान इनको कलंदर की उपाधि जो है मिली थी। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदियों के भाग्य का निर्माण किया था। कई लोग कहते हैं कि भारत के जो भाग्य का निर्माण पानीपत का युद्ध जो है इसने किया था, ऐसा नहीं है। खानवा के युद्ध ने जो है आपके भाग्य का निर्माण किया, भारत के भाग्य का निर्माण। यहाँ तो है लोदी हार रहे हैं और दिल्ली की सल्तनत अभी तक प्राप्त नहीं हो रही, किसको? बाबर को। क्यों? देखिए अभी यहाँ पर राणा सांगा जो है वो आने बाकी हैं। अगर राणा सांगा को, राजपूतों को ये नहीं हराते तो दिल्ली की गद्दी पर ये बैठ नहीं सकते। अब युद्ध किसके लिए जरूरी हो गया? राणा सांगा और बाबर का युद्ध जरूरी हो गया। देखिए राणा सांगा ने इसको आमंत्रित जरूर किया था, पंजाब के सूबेदार ने इसे आमंत्रित जरूर किया था, लेकिन वो चाहते थे कि बाबर आए, ठीक है, दिल्ली के इब्राहिम लोदी को हरा दे और वापस चला जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर ने आकर सोच लिया मैं तो इसी गद्दी पर बैठूंगा, दिल्ली की गद्दी पर। तो अब युद्ध संभव हो गया किसके बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में, और होकर रहेगा। तो कहाँ पे हुआ? बयाना में। बयाना में युद्ध होता है राणा सांगा का और बाबर का, ठीक है। तो ये जो युद्ध होता है बयाना का, तो इसमें जीत जाता है कौन? इसमें जीत जाता है सांगा। और सांगा के बयाना के युद्ध जीतने के बाद इसकी वाहवाही हो जाती है पूरे राजपूताना में, और सभी समझते हैं कि क्योंकि बाबर को हरा दिया राणा सांगा ने, इसका मतलब सांगा जो है ये दिल्ली की गद्दी का हकदार है। लेकिन ये अभी खुशी मना ही रहे होते हैं कि एक महीने बाद 17 मार्च 1527 ईस्वी, मतलब 1526 में तो युद्ध हुआ है बयाना के साथ, 1527 एक महीने पहले लगभग 17 फरवरी को ही युद्ध हुआ था बयाना का, ठीक है। तो 1527 में 15 फरवरी के टाइम पीरियड में बयाना का युद्ध होता है, और एक महीने बाद जब भी खुशी मना ही रहे होते हैं तो 17 मार्च 1527 को हो जाता है खानवा का युद्ध। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि राणा सांगा की वाहवाही हो गई है, तो अब सारे जो राजा लोग हैं अब इनके साथ आ जाएंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, हमें सभी राजपूतों को, सभी शासकों को इकट्ठे होना चाहिए, और जो ये विदेशी शक्ति है कौन? बाबर, इसको भगाना चाहिए भारत से। तो ये क्या करते हैं? राणा सांगा अंतिम भारतीय हिंदू शासक था, राजा था, जिसके सेनापतित्व में सारे राजपूत जातियां जो थी वो विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी, ताकि हम इस बाबर को निकाल दें, बाद में देख लेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, ठीक है। खानवा कहाँ पर है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो खानवा जो है भरतपुर की रूपवास तहसील में है, रूपवास तहसील में है, याद रखिएगा। खानवा के युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए तमगा कर समाप्त कर दिया। अब भाई क्या जरूरत पड़ी इस कर को समाप्त करने की? दरअसल जब सेना आ जाती है खानवा के युद्ध में, सामने राणा सांगा की सेना खड़ी है और इधर बाबर की सेना खड़ी है, तो जो बाबर की सेना होती है वो उनकी सेना को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेना होती है राणा सांगा की। क्योंकि देखिए इसमें आपके
कितने आगे हम बात करेंगे, कितने सारे जो शासक हैं वो किसके साथ हुए हो चले थे, राणा सांगा के साथ हो चले थे। ठीक है, गुजरात का ईडर का शासक हो गया, मेड़ता हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आमेर हो गया, जोधपुर के शासक हो गए हसन खां मेवाती, इब्राहिम लोदी का भाई, ठीक है, मेड़ता का शासक, ये सभी जो है किसके साथ थे, खानवा के युद्ध में सांगा के साथ थे। तो इतनी सारी सेना को देखकर बाबर की सेना डर जाती है, मनोबल उनका हतोत्साहित हो जाता है। देखिए 2-4 कारण थे। पहली बात तो ये, देखिए ये लगातार युद्ध करते आ रहे हैं, आपको पता है इन्होंने, देखिए सबसे पहले ये अगर बात करें तो ये बाजौर को भी जीतते हैं, फिर लाहौर को जीतते हैं, फिर दीपालपुर को जीतते हैं, फिर आगे फिर पंजाब में आते हैं, फिर पानीपत का युद्ध जीतते हैं, बयाना का युद्ध जीतते हैं। अब ये खानवा का युद्ध आ गया तो बेचारे थक गए थे युद्ध करते करते और ये वापस जाना चाहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इनकी जान पे बनाई है खानवा के युद्ध में। तो अब जो है बाबर क्या करता है, एक तमगा नाम का कर होता है सैनिकों पर, वो हटा देता है कि मैं, अगर तुम ये युद्ध पूरे मन से करते हो और हम जीत जाते हैं तो मैं तुम्हारा तमगा कर समाप्त कर दूंगा। दूसरी बात, इनके मनोबल टूटने की बात ये होती है, सैनिकों का मनोबल इसलिए टूटता है क्योंकि काबुल का एक जोशी होता है मोहम्मद शरीफ, वो क्या करता है, बाबर की पराजय की घोषणा कर देता है कि खानवा के युद्ध में तुम जरूर हारोगे। इस वजह से इनके जो सैनिक हैं उनका मनोबल जो है वो टूट जाता है। लेकिन बाबर यहाँ पर क्या चालाकी करता है, बाबर क्या करता है, जिहाद का नारा लगाता है। ठीक है, जिहाद का नारा लगा देता है और कह देता है कि ये जो है धर्म युद्ध है। ठीक है, ठीक है, ये कहता है कि खानवा के युद्ध में एक तो गाजी की उपाधि धारण कर रहता है कि योद्धा हूँ और धर्म प्रचारक हूँ, यानी कि ये युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो खानवा के युद्ध में ये क्या करता है, जो धर्म का नारा है वो लगा देता है, जिहाद का नारा लगा देता है अपनी सेना में, और धर्म के नाम पर मरने पर उनको कहता है कि अगर तुम इस युद्ध में मरोगे, इन हिंदुओं को मारोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगी, जन्नत नसीब होगी। तो ऐसा करके उनको उत्साहित कर देता है धर्म के नाम पर। ठीक है, तो वैसे राणा सेना की सेना कई गुना बड़ी थी बाबर की सेना के मुकाबले, तो उनका हारना निश्चित था। पर यहाँ पर जब धर्म विजय की बात आ गई तो जो इनके सैनिक हैं उनका मनोबल बढ़ गया। तो अब क्या हुआ, खानवा का जो युद्ध है वो जीत लेता है कौन, बाबर। और इस युद्ध के बाद भारत के इतिहास का निर्णायक युद्ध हो गया, क्योंकि जब राणा सांगा हार गया तो अब क्या हो गया, अब भारत पर मुगल सत्ता जो है वो स्थापित हो गई। अब भाई मुस्लिम जो है वो राज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, खानवा युद्ध में सांगा के घायल हो जाने पर, जब सांगा घायल हो जाता है तो इनको यहाँ से उठा लिया जाता है, और इनका जो मुकुट होता है वो हलवद काठियावाड़ के झाला राज सिंह का पुत्र होता है, झाला अज्जा। तो झाला अज्जा को धारण करवा दिया जाता है और युद्ध का संचालन झाला अज्जा जी करते हैं और अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। ठीक है, इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की उपाधि धारण का मतलब है कि हिंदू धर्म पर बिजली गिराने वाला, और कुछ जो किताबें हैं वहां लिखा हुआ है इसका मतलब योद्धा और धर्म प्रचारक। तो ये दोनों चीजें जो हैं आप याद रखिएगा। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। देखिए खानवा युद्ध में कौन कौन था राणा सांगा के साथ, तो मेदिनी राय था। अब मेदिनी राय कहाँ का शासक था, ये चंदेरी का शासक था, मालवा का, मध्य प्रदेश का। पृथ्वीराज था, पृथ्वीराज कहाँ का शासक था, तो आमेर का। मालदेव कहाँ का शासक था, तो जोधपुर के जो राजा थे राव गांगा, उनका पुत्र था मालदेव। हसन खां मेवाती, ईडर का राजा मतलब गुजरात का शासक। वीरमदेव कौन था, तो वीरमदेव मेड़ता का शासक था। महमूद खां लोधी, अब देखिए इब्राहिम लोधी का जो भाई है वो भी इनके साथ हो लिया। तो अब ये सारे मिलकर खानवा के युद्ध में थे। अब क्या करेगा बाबर, इनसे भी बदला लेगा। तो राणा सांगा जो है उसको इस युद्ध के बाद सैनिक भग्नावेश और हिंदूपत कहा जाने लगा। सैनिक भग्नावेश क्योंकि इस युद्ध में इनको 80 घाव लगे थे, इस वजह से इनको सैनिक भग्नावेश कहा जाता है। चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को 29 जनवरी 1528 को युद्ध होता है। अब भाई चंदेरी पर युद्ध करने का कारण क्या था बाबर का,
देखिए पहली बात तो ये कि मेदिनी राय जो था इसने साथ किसका दिया था, राणा सांगा का, खानवा के युद्ध में साथ दिया, तो इसलिए इसको हराना जरूरी था। दूसरी बात ये कि अगर मेदिनी राय हार जाता है तो जो मालवा की सत्ता है वो किसके हाथ में आ जाएगी, तो वो बाबर के हाथ में आ जाएगी। तो इसलिए ये जो चंदेरी का युद्ध होता है इसमें बाबर की जीत हो जाती है। राजपूतों का सिर काट के एक मीनार खड़ी की जाती है और उसके ऊपर बैठ जाता है कौन, बाबर। ठीक है, आगे देखिए घाघरा का युद्ध ये होता है। देखिए अब मेदिनी राय को तो हरा दिया, अब बारी है महमूद लोदी की, क्योंकि इब्राहिम लोदी का भाई है, कहीं वापस से ना आ जाए दिल्ली की सल्तनत मांगने के लिए। तो अब घाघरा का युद्ध होता है महमूद लोदी का बाबर के साथ। ये कहाँ पे है घाघरा, तो ये बिहार में है। तो 6 मई 1529 को युद्ध होता है महमूद लोदी का और बाबर का। ठीक है, क्योंकि ये कहीं राणा सांगा की तरह, ठीक है, वापस जो है दिल्ली की सल्तनत को हड़पने के लिए ना आ जाए। और दूसरी बात यह कि राणा सांगा की हेल्प कितनी, महमूद लोदी ने, किस युद्ध में, खानवा के युद्ध में, इसलिए इसको भी हरा दिया जाता है। आगे देखिए श्रीमती बेवरिज और इस्किन ने बाबर की आत्मकथा का अनुवाद किया है, अंग्रेजी में किया है बेब्रिज ने, याद रखिएगा बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है बेब्रिज का। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आज हमने देख लिए बाबर के संबंध में। आगे बारी आएगी हुमायूं की, ठीक है, साथ ही साथ आपके शेर शाह सूरी की, फिर अकबर की। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको देखते हुए हम चलेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको लेसन जो है समझ में आया होगा। धन्यवाद।